नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 16 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत है। 15 अगस्त आपने अच्छे से मनाया होगा और आज की शुरुआत हमारे करंट अफेयर्स की, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश तीनों को सम्मिलित किया गया है। करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक जानकारी के साथ कि यदि आप MPPSC 2025 को लेकर के टारगेटेड हैं तो एग्जाम गुरुजी में चल रहा है एक सारथी, जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम है और ये आपके जो 2025 के इंटरव्यू रहेंगे वहां तक आपका ये पूरा साथ देगा। प्री का, मेंस का, सबकी इसमें टेस्ट सीरीज है, आपकी कॉपियां भी चेक की जाएंगी। साथ ही साथ इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको जिसमें मिल रहा है राखी के अवसर पे, इसमें आपको आपके MPPSC के जो मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं वो इसके साथ आपको फ्री में मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी जो नीचे दिए गए नंबर हैं आप इन पे ले सकते हैं। सेकंड बैच बहुत ही जल्दी 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। राखी के बाद सेकंड बैच स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन शुरुआत आज के एक अच्छे विचार के साथ की। सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो हमारी परीक्षाएं होती हैं, और जो परीक्षाएं होती हैं वो आपको क्या करती हैं? मजबूत करती हैं, आपकी कमियों को दूर करती है। तो इसी सकारात्मक विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, कि भारत का जो पहला अनाज ATM है ये किस राज्य में खोला गया है? तो ये उड़ीसा में खोला गया है। अनाज ATM है, जैसे रुपए का ATM होता है तो वहाँ रुपया मिलता है, उसी प्रकार से अनाज का ATM है। आप जब वहाँ पे एक निर्धारित मूल्य डालेंगे तो उतने किलो आपको अनाज वहाँ पर के निकल करके आएगा। तो उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है वहाँ पर इसकी एक अन्नपूर्ति अनाज ATM नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत की गई है और ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसके सहयोग से चल रहा है। सभी के पास, हमारे पास राशन कार्ड होता है। भारत सरकार ने इसको अब कॉमन कर दिया है। तो आप राज्य में हो या केंद्र शासित प्रदेश में हो, आप अनाज ATM में जाते हैं, वहाँ पे अपना जो बायोमेट्रिक क्या कहते हैं प्रमाणीकरण होता है, सर्टिफिकेट होता है बायोमेट्रिक, आप जब टच करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद वो आपको 50 किलो तक का अनाज क्या करेगा? उपलब्ध करा देगा। इसमें चावल, गेहूँ उपलब्ध रहेगा। अनाज ATM भुवनेश्वर में शुरुआत की गई है, ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि कौन सी भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है? तो इसमें से हमारे देश की जो पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है वो INS अरिहंत है। लेकिन यहाँ पर जानकारी हमें दूसरी मिलने वाली है। भारत क्या हुआ है कि जो हमारे देश की जो दूसरी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिघाट, अब इसको जल्दी नौसेना को क्या किया जाएगा? उसमें जो नौसेना का बेड़ा है उसमें ये सम्मिलित हो जाएगी। पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसको बनाया जाता है, फिर उसके बाद सेना क्या होती है कि जिस विभाग के लिए, जिस के लिए बनाती है वो उसको सौंपती है, तो वो उसकी हो जाती है। तो अरिहंत जो है हमारे देश की पहली स्वदेशी पनडुब्बी थी। 2018 में इसको नौसेना में सम्मिलित किया गया था। और जो अरिघाट है ये जो बनाई गई, MPPSC में आप देखेंगे तो प्री के पेपर में आपसे पूछा गया था कि ये अरिघाट एक प्रकार की है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे वहाँ टकरा जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि ये एक परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है और इसको विशाखापट्टनम में जो भारतीय नौसेना का जहाज के है निर्माण केंद्र, वहाँ पर इसको बनाया गया है। और साथ ही साथ इसकी स्पीड 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सभी प्रकार के जो परमाणु हथियार हैं वो ले जाने में सक्षम है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो आपको जल्दी अच्छे मिलने वाले हैं। उनमें से एक प्रश्न ये है जो पेपर में आ सकता है, हाइपर वायरुलेंट सुपरबग का संबंध है। देखिए, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका संबंध स्वास्थ्य से है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कई बार हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उस पर टर्मिनोलॉजी मेंस में दे दी जाती है या तो प्री में उससे प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे जो टर्मिनोलॉजी आती है आप इनको जरूर एक जगह नोट करके रखा करें, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो हाइपर वायरुलेंट है ये एक प्रकार का क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो WHO है इसने अमेरिका सहित कई 16 देश हैं लगभग, इसमें उन पर ये जो एक प्रकार का नया सुपरबग या स्ट्रेन आया है इस पर उन्होंने अपनी एक तरह से चिंता जाहिर करी है। ये क्या है? हाइपर रूलेंट है, ये क्लेप्सिला न्यूमोनिया है, एक प्रकार के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, देखिए हमारे यहाँ क्या हो गया है कि एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनका बार बार यूज करने से कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जो जीव होते हैं वो अपने आप की प्रतिरोधक क्षमता क्या कर लेते हैं, वो खुद की डेवलप कर लेते हैं। तो हमें एंटीबायोटिक क्या करती है? असर करना बंद कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है या निमोनिया है, जुकाम है, तो आपको तुरंत एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। उसको बार बार लेने के कारण क्या होता है कि जो वायरस होता है हमारा, ये और भी इसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है। तो इसलिए इसको जो सुपरबग बैक्टीरिया है ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी होते हैं और कई बार बार इनका एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने के कारण इनकी भी प्रतिरोध, एक तरह से ये प्रतिरोध करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। हमें एंटीबायोटिक जो होती हैं वो हमारे ऊपर असर करना कम कर देती है। तो हम धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाते हैं। तो आप डोज कब तक बढ़ाओगे? आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी तो घट रही है।
तो उसी प्रकार से सुपर बग जो होते हैं मिट्टी और पानी वाले जो वातावरण होते हैं, तो जो ऊपरी गले जठर तंत्र होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये विशेषकर जो निमोनिया होती है या तंत्रिका तंत्र से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उसमें ये पाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, उनका ये कहना है कि चिकित्सा उपकरणों को दूषित करके जो है इनको ये यूज किया जाता है, तो उसके कारण है तो उसको पहले स्वच्छता से यूज करना चाहिए ताकि वो संक्रमण का कारण ना बने। अत्यधिक एंटीबायोटिक जो है एम्पिसिलिन का प्रयोग इन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित हो गया है। ठीक है, तो एम्पिसिलिन का बहुत ज़्यादा यूज करने से क्या हो गया है कि इनके जो प्रतिरोध है वो उनके अंदर विकसित हो गया है, तो अब वो उतना क्या कर रही है, इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पा रही है लोगों की। तो अब आवश्यकता इसकी है कि लोगों को इसके संक्रमणों के बारे में जागरूक किया जाए और उनको बताया जाए कि आपको ये चीज़ें कब इस्तेमाल करनी कब नहीं करनी। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। 2-3 करंट अफेयर आज के बहुत अच्छे हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब क्या होने वाला है, हमारे प्रदेश में जो भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ये कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को मनाया जाएगा। 23 अगस्त को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 23 अगस्त को क्या हुआ था कि चंद्रमा की सतह पे हमारे देश का विक्रम लैंडर उतरा था और प्रज्ञान रोवर के माध्यम से हमने चंद्रयान 3 में सफलता प्राप्त करी थी और भारत चंद्रमा पे उतरने वाला चौथा देश बना था। इसके उपलक्ष्य में क्या हुआ था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित किया था। तो 23 अगस्त को अब ये जो नेशनल स्पेस डे है ये हमारे यहाँ के जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सभी जगह मनाया जाएगा। लेकिन 2024 में मनाए जाने वाला स्पेस डे देश का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होगा, जिसका जो थीम रखा गया है चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये थीम रखा गया है। तो इसलिए 21 और 22 अगस्त को सभी जगह जितने भी हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है सभी जगह पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। छात्रों के बीच में हैकाथन चलेगी, ठीक है, और वहाँ पर उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाएगी, उसमें पुरस्कार दिए जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जो राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है इसको कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे बन रही है? तो ये भोपाल में हमारे यहाँ राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बन रही है। प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम ये था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो भोपाल में है वहाँ का 11वां स्थापना दीक्षांत समारोह था, लोगों को डिग्री दी जाती है। तो भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जो है भोपाल में है। वित्त मंत्री देश की यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पर मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में बताया गया कि हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए 6 ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। IIT गांधीनगर के साथ मिलकर के हमारे यहाँ नवीन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिसमें IIT इंदौर के माध्यम से उज्जैन में भी सैटेलाइट टाउन की स्थापना की जा रही है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान क्या है कि एजुकेशन के क्षेत्र पे यहाँ पर छात्रों को जो डिग्रियाँ दी जाती हैं उस पर रिसर्च की जाती है कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें चले। ये एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा अनुसंधान संस्थान की, ये 2006 में हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब हाल ही में क्या हुआ है कि पद्म भूषण युक्त तुलसी पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय, इनके नाम से एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। ये दिया गया है। कितनी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। तो इस वर्ष का जो ये पुरस्कार दिया गया है वो दीदी मंदाकिनी को दिया गया है। 2 लाख रुपए का इसमें राशि मिलती है। साथ में एक मानस पुस्तिका है, उसका भी विमोचन किया गया है। बात करेंगे सबसे वेटेड क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में एक रामसर साइट और जुड़ गई है, उसका नाम है तवा जलाशय। ये किस जिले में आता है? तो इसमें गलत उत्तर लग गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नर्मदापुरम में आता है, नर्मदापुरम के इटारसी में आता है, इटारसी के पास है। ठीक है, चलिए यहाँ पे गलत लग गया, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि देश में 3 राम स्थलों को सूची में दर्ज किया गया है, जिसमें से तमिलनाडु का नंजारायण पक्षी अभ्यारण्य है, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश का जो तवा डैम है, तवा रिजर्व है, इसको सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से रामसर की जो सूची है वो 85 से बढ़कर के 85 हो गई, यानी 85 हो गई। देखिए तवा का जो निर्माण है, इसका बांध का निर्माण जो शुरू हुआ था 1958 से शुरू हुआ था, 1978 में जाकर के ख़त्म हुआ था। ये तवा देनवक नदियों के संगम पर बना हुआ है। जब ये बांध बनाया जा रहा था तो स्वाभाविक रूप से वो जलाशय का निर्माण हो गया था। तो ये नर्मदा नदी की सहायक उसमें नदियों में आता है। भैया बांध नर्मदापुरम और हरदा जिले जो है वहाँ का जो एक तो सिंचाई भी होती है, साथ साथ यहाँ पे विद्युत का उत्पादन भी होता है। अब इसमें क्या आता है, अब इसके जलाशय जब ये बना तो इसके अंतर्गत एक रिजर्वायर भी आता है, ठीक है, जो कि मलानी और सोनभद्र, ये नागद्वारी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, इनके माध्यम से ये जा करके बनता है। एक जलाशय में सभी नदियों के जल को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराया जाता है, फिर साथ साथ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न की जाती है।
तो देखिए तवा नदी का आपको पता है महादेव की पहाड़ियों से निकलती है, बैतूल जिले में बहती है और नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी से मिलती है। तो जब ये नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तो स्वाभाविक रूप से ये जो पूरा का पूरा जलाशय है बड़ा होगा और यहाँ पर कोई ना कोई रिजर्वायर यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट है वहाँ का वो इस प्रकार से बना हुआ है कि इसको आगे चल करके रामसर साइट्स में सम्मिलित करना था ही था, ठीक है, निश्चित था कि आगे चल करके किया जाएगा और इसकी चर्चा काफ़ी समय से चल रही थी। मुख्यतः इसको जो निर्माण किया गया था वो सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। अब यहाँ पे विद्युत उत्पादन भी हो रहा है, मत्स्य पालन भी किया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी बड़े हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और ये नर्मदापुरम जिले प्रशासन के अंतर्गत आता है। और विशेषता इसकी ये है कि जो रिजर्वायर है ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर है। सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसके जो पश्चिमी सीमा है वहाँ पर ये बनता है, ठीक है। तो इसका ऑटोमेटिक क्या होता है, पर्यावरण की दृष्टि से महत्व बढ़ जाता है, इसलिए आगे चल करके इसको रामसर साइट्स में सम्मिलित किया गया है। बात करी जाए रामसर साइट्स की तो देखिए इसका 2 फरवरी 1971 में कैस्पियर सागर के जो ईरान शहर है वहाँ पर इसको अपनाया गया था और भारत ने भी इसमें सिग्नेचर किए थे। लेकिन भारत ने जो रामसर साइट्स बनानी शुरू करी थी वो 1 फरवरी 1982 से करी थी। 1971 में इसका सहभागी के रूप में हस्ताक्षर कर दिए गए थे। हमारे देश में कुल 85 हो चुके हैं रामसर साइट्स। अभी हाल फिलहाल 2014 से 24 के बीच में लगभग 60 के आसपास इसमें रामसर साइट सूची में सम्मिलित हुई हैं। बात करी जाए सबसे ज़्यादा की तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आती हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2024 को भी मनाया जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कौन है तो मंत्री जो अभी तुरंत ही बने हुए हैं श्री रामनिवास रावत है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आप सभी के लिए एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आप सभी को जरूर देना है। आप नहीं देते हैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिया करें, वहाँ पर उपलब्ध रहती है। दोपहर 11:30 बजे के आसपास बन जाती है, आप सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर लिया करें और वीडियो को केवल देखें ही नहीं, लाइक भी करना है और आपको शेयर भी करना है। एग्जाम गुरुजी को सपोर्ट करना है। करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहा है और भी उसमें कुछ लगता है सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके जो देगा उसको एग्जाम गुरुजी की तरफ से हट दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।